नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जहां महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में लगातार घमासान बना हुआ है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सैटेलाइट मीडिया हो, सब जगह जो है दोनों के बीच में अनबन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भले एकनाथ शिंदे कह रहे हों कि हमारे और देवेंद्र फडणवीस में कुछ ऐसी बात नहीं है, हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है, मुख्यमंत्री का जो राजशाही है, वो मुख्यमंत्री ही जानता है। एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसको दूसरा पद उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। एकनाथ शिंदे जी लगातार 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके तुरंत बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब कि राजा से रंग कैसे बन गया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी भी उनके साथ में उप मुख्यमंत्री रहे, जबकि उसके पहले मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके थे, भले वो 2 दिन का ही क्यों न हो। लेकिन मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है वो महाराष्ट्र से चाहे देश की राजनीति हो, बहुत बड़ा खेल हमेशा होते ही आ रहा है। हम बात करेंगे कुछ पुराने मुख्यमंत्रियों की। 2014 की बात करेंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए चेहरा बीजेपी ने घोषित किया था, तब एनडीए में रहे नीतीश कुमार, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के दावेदार मैं हूं, और उन्होंने कहा था कि जब मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने वो वचन को निभाया भी। जैसे ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, और नीतीश कुमार ने फ़ौरन इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने अपने ही दल के जेडीयू के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए। उसके कुछ ही दिन बाद यानी कुछ महीने बाद जो है नीतीश कुमार फिर वापसी करने की कोशिश की। जीतन राम मांझी पूरी तरह से अड़ गए और उन्होंने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार मैं सीएम बन गया तो अब जब तक सत्ता है तब तक मैं रहूँगा। अनबन भी हुई, बीजेपी ने भी कुछ उकसाया मांझी को, और फिलहाल जो है नीतीश कुमार कामयाब हुए और वो सीएम फिर से बन गए। लेकिन जीतन राम मांझी लगातार फाइट करते रहे, और उसका नतीजा ये रहा कि उन्हें पार्टी छोड़कर उनकी नई पार्टी बनानी पड़ी, जो इस समय है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। जीतन राम मांझी की एक पार्टी बिहार में, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इस समय उसके सांसद भी हैं और सर्वेसर्वा भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो देखा बिहार की कुर्सी खातिर उन्होंने किस तरह का पंगा लिया नीतीश कुमार से। उनका नसीब अच्छा था कि आज केंद्रीय मंत्री हैं, नहीं तो कहीं का नहीं रहते। अब आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। 2024 के पहले वहाँ पर एक तरह से सेमीफाइनल का लोकसभा देखा जा रहा था कि लोकसभा के पहले जो चुनाव हो रहे हैं ये देश का सेमीफाइनल यानी बीजेपी के लिए सेमीफाइनल है। बीजेपी ने वो तीनों स्टेट में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर आ गया किस्सा कुर्सी का। राजस्थान में वसुंधरा राजे पूरी तरह से चिपकी हुई थी कि उनको मौका मिल जाएगा और वो सीएम बन जाएंगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वो पूरी तरह से चिपके हुए थे कुर्सी पर। कहा जा रहा था कि उनको केंद्र में लिया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा इस बार, लेकिन वो हटने तैयार नहीं थे और किसी भी हालत में केंद्र में जाने को तैयार नहीं थे। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल हुआ, लेकिन बीजेपी ने पूरी चतुरता से सबके चेहरे बदल दिए, किसी कोई कहने लायक नहीं रहा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कोई नहीं जानता था। छत्तीसगढ़ में भी जो है विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, जो नया चेहरा थे। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को, जो पहली बार एमएलए बने, और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जब चिट्ठी निकली, राजनाथ जी ने जब चिट्ठी निकाली तो उस समय वसुंधरा राजे का चेहरा देखने लायक था, यानी उनको समझ में आ गया कि अब कुर्सी गई हमारी, मतलब आने वाली जो कुर्सी थी अब हमको नहीं मिलेगी। तो आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, देखा आपने 2019 में किस तरह का खेल हुआ महाराष्ट्र में। बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी, और कुर्सी के खातिर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से पंगा ले लिया और अलग होकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई, और उसके जो है वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो 5 साल नहीं चला पाए, 2.5 साल में उनकी सरकार गिर गई।
लेकिन यहाँ पर भी कुर्सी का ही खेल रहा। कुर्सी के खेल में एक नाथ शिंदे को अमित शाह जी ने निकालने में कामयाब रहे और उन्होंने 40 विधायकों के साथ एक नाथ शिंदे अचानक गायब हो गए। सूरत से होते हुए गुवाहाटी पहुँचे और ऐसा कहा जा रहा था कि, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एक नाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस इस पर्दे के इस कहानी की पूरी जो है स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा है और उनको जो है इसका फल मिलेगा और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अंतिम समय पर जिस तरह से घोषणाएं हुई कि एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और डिप्टी सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस को रखा गया है, तो उस समय सब अवाक सा रह गए। मतलब महाराष्ट्र की जनता भी देखते रह गई कि क्या हो गया। एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री। ये चमत्कार कैसे हो गया, ये खेल कैसे हो गया। राजनीति में इसे खेल कहते हैं और लोगों को तो चमत्कार जैसा दिख रहा था। तो होना था ये, और ऐसा माना जा रहा था कि एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभा की चुनाव हो रही है महाराष्ट्र में 2024 की, और इसमें अगर महायुति अगर सत्ता बनाती है तो शिंदे साहब को कंटिन्यूस जो है रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल कैसे होगा ये, 132 सीट बीजेपी के और एक नाथ शिंदे के 57 सीट। हालांकि उन्होंने 3 अपक्ष को मिलाकर उन्होंने 60 सीट का दावा किया है। तो देखा जाए तो उद्धव ठाकरे में और एक नाथ शिंदे में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उद्धव ठाकरे ने भी इस कुर्सी के लिए जो है, कुर्सी के लिए पार्टी को तोड़ा, सहयोगी दलों को तोड़ा और जो है अपनी सरकार बनाई थी। अगर ये मौका अगर एक नाथ शिंदे को मिलता था तो वही 2019 की स्थिति फिर से हो सकती थी। अगर बीजेपी 105 और 110 तक सिमट जाती तब क्या होता है। अगर शरद पवार के पास 10 के बजाय 20 सीट या 25 सीट होती या 30 सीट होती, फिर से उद्धव ठाकरे के पास 20 के बदले में 25 सीट होती, यहाँ पर समीकरण खुद भी हो सकता था। अजीत दादा का कोई भरोसा नहीं था। अजीत दादा को ही अगर सीएम का चाबी दे के अगर ये लोग अपना नया गठबंधन बनाते, अजीत दादा तैयार हो जाते, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री कई बार बन चुके हैं, 5वीं बार बने हैं। अब उनको सीएम बनने का ही सपना है, तो वो सीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। फिर वही हालत होता कि बीजेपी जो है 105-110 सीट लेकर जो है विपक्ष में बैठ जाती और फिर से खेल हो सकता था। लेकिन लोगों ने जिस तरह से महायुति को वोट दिया है, जिस तरह बीजेपी ने अपनी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाई है, लोकसभा में मात खाने के बाद विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, नो डाउट बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। तो ऐसे में शिंदे साहब के पास अब जो है कोई मौका नहीं है। अब उनको उप मुख्यमंत्री बने रहना है, सरकार में सहयोग देना है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ भी जिस तरह से उनकी अनबन की खबरें चल रही है, वो भी शिंदे साहब के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी है, कब क्या करेगी मालूम नहीं। और देवेंद्र फडणवीस की बात करें, देवेंद्र फडणवीस का अपने ही दल के विधायकों को भी नहीं छोड़ते हो। जैसे ही कोई ऊपर नीचे होता है, जैसे ही कोई कंपटीशन उनके साथ में आता है, उसके रास्ते लगा देते हैं। तो दूसरी पार्टी को कैसे छोड़ेगी वो। एक नाथ शिंदे के साथ 2.5 साल कंधा से कंधा मिलाकर चले, ऐसा लग रहा था कि दोनों की राम लक्ष्मण जोड़ी है। लेकिन जैसे ही सत्ता बनी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। आज की खबर यही है कि अब जो है शिंदे के जो विधायक थे, उनके वाइस कैटेगरी के जो सुरक्षा दी गई है, उसको भी हटाया जा रहा है। यानी जो उनके विधायकों को 10-10, 15-15 पुलिस और फोर्स जो दी गई थी, और सब हटाया जा रहा है। 1 पुलिस या 2 पुलिस उनके साथ में रहेंगे, वाइस श्रेणी कैटेगरी से, चाहे अजीत दादा के हो, चाहे शिंदे के हो, सबको। बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा एक नाथ शिंदे के विधायक हैं। तो क्योंकि जब उन्होंने बगावत करके निकले थे, तो सभी विधायकों को, 40 से ज़्यादा विधायक थे, सभी को जो है वाइस कैटेगरी का पुलिस का सुरक्षा दिया गया था।
तो उन सबको भी जो अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री, वो भी एक खेल है कि शिंदे के साथ में इस तरह खेल हो रहा है। होना ही था ना कि शिंदे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जब सीएम की बारी आई तो जो हमको केंद्र कहेगी, जो हमको हाईकमान कहेगा उसका मैं पालन करूँगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो मुख्यमंत्री के लिए अड़े रहे, काफ़ी लंबा खींचतान हुई मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बने। अजीत दादा को कोई समस्या नहीं है, उन्हें पता है 41 सीट लेके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने सीधा सरेंडर हो गए और कहा कि बीजेपी के साथ में हम हैं। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे ने ऐसा नहीं कुछ कहा। वो हमेशा मौके की तलाश में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और ऐसा अगर हुआ तो हम यही कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही शिवसेना के बीज हैं। और शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे जी के साथ में है, उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं और ऑपरेशन टाइगर भी उनका चल रहा है। वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक मेरे साथ में हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सांसद मेरे साथ में हो जाए। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। बीजेपी भी सेंध लगाने के चक्कर में है, चाहे शरद पवार के पार्टी के एमपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे के एमपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे के एमपी हो। वो चाह रहे हैं कि सब बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी का जो एमपी की संख्या कम आई है, यानी सांसदों की संख्या जो कम हुई है, उसको किसी तरह जो है बहुमत की तरफ ले जाए, यानी अकेले बीजेपी बहुमत जो है सांसद में लोकसभा में बना ले। पूरी तैयारी में है और ऐसा आने वाले समय में हो सकता है कि ऑपरेशन टाइगर शिंदे साहब का ना होके बीजेपी का हो जाए। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक चतुर और चाणक्य जो है महाराष्ट्र के राजनीतिकार माने जाते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। 2014 जिस तरह से लगातार जो है महाराष्ट्र में अपनी दबदबा बनाए हुए हैं, वो किसी चाणक्य से कम नहीं है। पवार साहब के बराबरी का नेता माना जाता है। वैसे में फडणवीस से पंगा लेकर अगर एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। शिवसेना के बगैर बीजेपी संभव नहीं है और बीजेपी के बगैर शिवसेना भी संभव नहीं है। ये रास्ते से अगर एकनाथ शिंदे जी चलते हैं तो काफ़ी लंबा चल सकते हैं, वरना बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और यही राजनीति का खेल भी होता है, जिसकी सत्ता होती है उसका पावर होता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।